ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਨੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। मुनीश जी वेलकम, आपका अभिनंदन है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर स्टूडियोज हियर। पहले तो आप ये बताएं हमें कि इंडिया और कनाडा में जो रिलेशनशिप है इसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं? इंडिया कनाडा की रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी चल रही है, खासकर इकोनॉमिक कमर्शियल स्पेस में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2021 में इंडिया कनाडा का इकोनॉमिक इंगेजमेंट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज 2020 के कंपैरिजन में इम्प्रूव हुई है। करीब 9 बिलियन की ट्रेड है इन गुड्स और 7 बिलियन की ट्रेड है सर्विसेज में। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज की बायलैटरल ट्रेड देखें तो $16 बिलियन की है, जो कि ये 2020 के जो कोविड था उससे इंक्रीज़ हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दोनों देशों के लीडर्स काफ़ी आपस में मिल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। मार्च 2022 में जो ट्रेड मिनिस्टर थी कनाडा की और हमारे जो ट्रेड मिनिस्टर इंडिया के मिस्टर गोयल, दोनों की मुलाकात हुई थी दिल्ली में। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है, जो निगोसिएशन चल रही है, सीपा कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उस पर फिर से दोबारा काम शुरू हो। तो इस सिलसिले में ये डिसाइड हुआ है कि अर्ली एग्रीमेंट एक निगोशिएट किया जाए, जो कि स्मॉलर वर्जन ऑफ सेपा होगी, जो कि 1 साल में ये पूरी हो जाएगी, ताकि एटलीस्ट दोनों पक्षों के बीच जो ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो जाए। कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर्स एग्रीमेंट की निगोसिएशन थोड़ा ज़्यादा समय लेगा। इसी कारणवश दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि अर्ली अंडरटेकिंग करेंगे। इस मार्च में मिलने के बाद फिर दोनों देशों के निगोशिएटर्स आपस में बातचीत करना शुरू किए हैं। अभी आपको जैसे ज्ञान होगा कि कुछ दिन पहले दोनों देशों ने एक एनवायरमेंटल MOU भी साइन किया। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंदर इकोनॉमिक एंगेजमेंट काफ़ी इम्प्रूव कर रही है। और ये सिर्फ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, एक अलग आयाम है जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी दोनों देशों के बीच काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। फिर कैनेडियन पेंशन फंड्स भी इंडिया में काफ़ी मात्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे 2015 में कैनेडियन पेंशन फंड्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में 5 बिलियन थी, आज वो बढ़ के करीब 65-70 बिलियन हो गई है पिछले 6-7 सालों में। तो ये दिखाता है कि कैनेडियन कंपनीज को काफ़ी भरोसा है इंडियन मार्केट पे, और इंडियन मार्केट काफ़ी रिटर्न्स दे रही है। तो ना कि सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बल्कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, साथ साथ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ रही है। तो ये सही दिशा में हमारी रिलेशनशिप इकोनॉमिक एंगेजमेंट दोनों देशों के बीच में अगर देखा जाए, सारा नंबर्स जोड़ा जाए तो हमारी इकोनॉमिक एंगेजमेंट $100 बिलियन से ज़्यादा वर्थ है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और मैं इस रीजन को देखता हूँ जहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सास्केचुआन, यूकोन और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, ये 5 राज्य हैं जो कनाडा के, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इंडो कैनेडियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में। यहाँ से काफ़ी मात्रा में हम ट्रेड होती है। खासकर हम काफ़ी मात्रा में कोल खरीदते हैं अपने स्टील इंडस्ट्री के लिए, पोटैश जाती है, लेंटिल्स है, यूरेनियम है। तो और करीब 25-30% ट्रेड इस 4-5 राज्यों से होती है इंडिया के साथ। और नए दिशा में भी हम प्रगति रहे, एजुकेशन सेक्टर हो या कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एनर्जी हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, एजुकेशनल एक्सचेंजेस, सब तो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है हमारी रिलेशनशिप। पॉलिटिकली तो हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, और फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, अदर मिनिस्टर लेवल पे तो वार्ता या बातें होती रहती हैं। और ख़ासकर ये साल इम्पोर्टेंट है जब हम
75 साल अपनी आज़ादी की मना रहे हैं। और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस की भी, हाँ, इंडिया कनाडा के बीच में 75वीं साल की है, तो 2022 काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे रिलेशनशिप में। OCI लेने के लिए क्या करना चाहिए और कितनी देर लग जाती है OCI लेने के लिए? क्या ट्रेंडिंग क्या है? OCI लेने के लिए OCI इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। ये एक लाइफ लॉन्ग मल्टी एंट्री वीज़ा होती है जो कि इंडियन मूल के लोगों को मिलती है। ये नॉर्मली आप एप्लीकेशन सबमिट करने के 30 to 35 डेज में मिल जाती है। तो करीब 5 से 6 हफ्ते लगते हैं, लेकिन उसके बाद ये कार्ड मिल जाती है। तो ये कार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यू आर एट पार विथ इंडियन सिटीजन्स एक्सेप्ट फॉर 2 rights. You cannot vote in Indian elections and you cannot buy agriculture, land or properties in India. Other than that, all other rights are accruing to people holding this card. तो खासकर ये अभी जो ट्रेंड चल रही है कि कोविड के दौरान बहुत सारे वीज़ा सस्पेंडेड थे, बहुत सभी मुल्कों ने टूरिस्ट वीज़ा और अदर वीज़ास को सस्पेंड किया था, तो लोग का इसकी इम्पोर्टेंस समझ के अब more and more people are applying for OCI cards. I think these days I see every day I see the more applications coming to our consulate on people asking for OCI cards rather than asking for visa. So जो इंडियन मूल के लोग हैं उनको importance of OCI cards समझ में आ गई और ये ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग ले रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि एक करीब 4 से 6 हफ्ते के बीच में ये कार्ड मिल जाती है एप्लीकेशन। जब ये मिल जाता है कार्ड, उस वक्त जो पासपोर्ट होता है वो 10 साल के लिए है, कनेडियन पासपोर्ट। जब वो पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, OCI तो सारी जिंदगी के लिए है जी, तब जो नया पासपोर्ट बनेगा उस पे भी ये एप्लीकेबल होगी? हाँ, ये ऐसा जैसे मैंने बताया कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। तो उसमें क्या होता है कि आप जब कैनेडियंस जब नए पासपोर्ट ले रहे हैं तो वो सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी और अपना लेटेस्ट फोटो को अपडेट कर दें। एक वेबसाइट है OCI सर्विसेज की, उस पर सिर्फ अपलोड करना है, जो फ्री ऑफ चार्ज होती है। बस यू हैव टू जस्ट अपलोड योर न्यू पासपोर्ट कॉपी एज वेल एज द न्यू फोटोग्राफ। एक बार जिंदगी में बदलना पड़ता है OCI कार्ड को। जब जैसे मान लीजिए कोई यंग बच्चा OCI कार्ड लेता है जबकि वो 20 साल का नहीं है, 20 साल की उम्र के पहले अगर उसने OCI कार्ड ली है तो एक बार 20 साल उसके के बाद उसे नई OCI कार्ड लेनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे ने 16 साल की उम्र में OCI कार्ड लिया, लेकिन उस समय उसकी पासपोर्ट की वैलिडिटी ऑलरेडी से 2026 तक है मान लीजिए जी। तो जब 2026 में वो करीब 26 साल का हो जाएगा तब उस समय वो बदलेगा, क्योंकि उस समय 2026 में वो नई पासपोर्ट ले रहा है और 20 साल के ऊपर भी हो गया। तो देन ही हैज टू टेक ए न्यू OCI कार्ड विथ न्यू फोटोग्राफ, बिकॉज माना जाता है कि 20 साल के बाद लोगों की बायोलॉजिकल फीचर बदल जाती है। तो इसलिए एक ही इसमें है कि 20 साल के बाद आप अपनी नई OCI कार्ड बना लें जब भी आपका पासपोर्ट रिन्यू होने वाला है। अब हम कोविड से निकल चुके हैं, जो इंडिया जाने का वीज़ा है 6 महीने का, 5 साल का और 1 महीने का भी है शायद, इलेक्ट्रॉनिकली कौन सा वीज़ा जल्दी मिल सकता है? इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अभी हम नहीं दे रहे हैं कैनेडियंस को, तो पेपर वीज़ा के लिए उन्हें अप्लाई करना होगा काउंसलेट BLS ऑफिसेज में, और हम उसको प्रोसेस करते हैं। सारी कैटेगरीज ऑफ वीज़ा हम दे रहे हैं लोगों को जाने के लिए। अभी मैक्सिमम पीरियड ऑफ वीज़ा हम 1 साल तक दे रहे हैं, पर जल्दी ही शुरू करेंगे जब बायोमेट्रिक्स की, अभी कोविड के कारण सारे सस्पेंडेड थे, तो हम स्टेप्स ले रहे हैं कि बायोमेट्रिक्स एक बार चालू हो जाए तो बिटवीन 1 year to 5 years हम दे सकते हैं। लेकिन 10 साल की वीज़ा जो एग्जिस्टिंग वीज़ाज है वो सस्पेंडेड है, तो डिपेंड करता है लोग कितने पीरियड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी नॉर्मली 6 to 1 year दे रहे हैं वीज़ा, टूरिज्म के लिए या एंट्री वीज़ा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तो डिफरेंट कैटेगरी हो गई, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं। फिर लोग मेडिकल वीज़ा भी लेते हैं, जब ट्रीटमेंट कराने के लिए इंडिया जाते हैं तो मेडिकल वीज़ा लेते हैं। बिजनेस वीज़ा भी लेते हैं, तो बिजनेस वीज़ा फिर हम लॉन्ग टर्म भी दे सकते हैं, एक साल से 5 साल। जो बिजनेसमैन, जो कंपनीज रेगुलरली इंडिया जाती है, उनको हम 5 साल के लिए बिजनेस वीज़ा तक दे देते हैं। जो तत्काल पासपोर्ट है उसको बनाने के लिए कितनी देर लगती है? तत्काल पासपोर्ट की क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर देते हैं तो करीब 2 से 3 दिन लगता है।
मान लीजिए कि आज कोई एप्लीकेंट सबमिट करता है, हम प्री अप्रूवल कर लेते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, फिर उनको एडवाइस करते हैं कि आप जमा करा दें BLS ऑफिस में, तो 2-3 वर्किंग डेज में तत्काल पासपोर्ट मिल जाती है। इंडियन काउंसलेट जनरल समय समय पर कैंप्स लगाते रहे अपने सारे स्टाफ के साथ। आप वहाँ चले जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैंप लगाते हैं, फिर वहाँ जितनी सर्विसेज आप अपने दफ्तर में देते हैं वही सर्विसेज वहाँ भी मिलती हैं। अब कैंप्स लगा रहे हैं कहीं? हाँ, कैंप्स काफ़ी, क्योंकि प्रोविंस काफ़ी बड़ी है, हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशंस काफ़ी बड़ी है, तो डायस्पोरा काफ़ी दूर दराज इलाके में भी है जहाँ पे BLS के ऑफिसर्स नहीं हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो कैंप लगाने से का मेन महत्व है कि भाई काउंसलेट आपके द्वार पे आता है, तो वहाँ के जो इंडियंस हैं, इंडो कैनेडियंस है, और जिनको भी काउंसलर सर्विसेज लेना है उनको देते हैं। जैसे कि नेक्स्ट मंथ हम जुलाई में सस्कातून और रजाइना में कैंप लगाएंगे। 9-10 को रजाइना में, 16-17 को जुलाई को सस्कातून में कैंप लगाएंगे। वहाँ सारे सर्विसेज देंगे हम। इसके अलावा हम एक पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए हम और जगह पे भी कैंप लगाते हैं, क्योंकि इस एरिया में हमारे कनाडा में काफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं जो कि भारत सरकार से पेंशन प्राप्त करते हैं, जो दोज हु हैव वर्कड इन गवर्नमेंट विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे अर्न पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनके लिए हम कैंप लगाते हैं। उस कैंप में हम लाइफ सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी वरिष्ठ वेटरन्स हैं, एक सर्विसमैन है, वैंकूवर एरिया में है, टोरंटो एरिया में है, कैलगरी एरिया में, तो हर साल अक्टूबर-नवंबर में उनके लिए कैंप लगाते हैं यहाँ पे वैंकूवर एरिया में, फिर कैलगरी एरिया में, कैलगरी एडमंटन एरिया में, और सस्केचुआन में भी लगाते हैं, ताकि उनको टाइमली एंड लाइफ सर्टिफिकेट्स हम प्रदान करें। सो सस्केचुअन, अल्बर्टा और BC आपके अधिकार क्षेत्र में आता है? जी। इसके अलावा यूकॉन और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी भी है, लेकिन वहाँ पे यूकॉन में तो करीब 100-150 भारतीय मूल के लोग होंगे, लेकिन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में हार्डली है। तो बिगर पॉपुलेशन इन 3 प्रोविंसेस में, तो ये 3 प्रोविंसेस में हम स्पेशल कैंप्स लगाते हैं। मनीष जी, अब वो 75th इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। आप कहाँ मनाएंगे, उसकी तैयारी हो चुकी है या उसके बारे में और बताएं? 15 अगस्त 2022 को हमारी 75th एनिवर्सरी है इंडियाज़ इंडिपेंडेंस की, लेकिन जब जो आपने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन तो 2021 से ही शुरू हो गया था, मार्च 2021 से, और ये सेलिब्रेशन 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। तो ये पूरी अवधि के बीच में पूरा देश के बाहर एम्बेसीज और हाई कमीशन ये सेलिब्रेशन कर रही है, और ये जन भागीदारी के तहत ये सारी सेलिब्रेशन है, पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स और डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये मना रहे हैं। वैंकूवर एरिया में भी हम ये काफ़ी दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है, और लेकिन खासकर हम इस साल 15 अगस्त और सितंबर के महीने में 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स मनाने वाले हैं। तो 15 अगस्त की सेलिब्रेशन होगी, उसके अलावा हम 16 अगस्त को डायस्पोरा के साथ मिलके एक कंसर्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे वैंकूवर एरिया में जितने प्रोमिनेंट डायस्पोरा के आर्टिस्ट हैं, क्लासिकल या सिंगिंग में, उनके साथ मिलके एक प्रोग्राम करेंगे। 3 सितंबर को हम डायस्पोरा एसोसिएशन और कल्चरल एसोसिएशन के साथ एक डे लॉन्ग इवेंट करेंगे, नमस्ते कनाडा, जो कि एक हमारे प्रयास है जो काफ़ी पहले भी हो रही थी, कोविड के पहले। इसमें होता है कि हम सभी राज्यों, प्रांतों के जो भारतीय मूल के लोग यहाँ बसे, उनको सबको एक अम्ब्रेला के अंदर ला के उनको डे लॉन्ग सेलिब्रेशन करेंगे। तो इसकी सारी तैयारियां चल रही है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि अदर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम पे काफ़ी प्रोग्राम कर रही है, न सिर्फ वैंकूवर में बट कैलगरी, एडमंटन, रेजाइना, सास्केचुन, सब जगह ये हो रही है। अभी कल ही मुझे पता चला कि एक स्पिरिट ऑफ इंडिया नाम से एक कल्चरल म्यूजिकल इवेंट होगी जुलाई में, जो कि सामक दाबर ग्रुप है वो उनके लोग करेंगे। इसके अलावा इंडियन समर फेस्टिवल भी होती है जो कि हर साल जुलाई में। तो इस साल भी फोकस थोड़ी इस ऑर्गेनाइजर्स की
इंडियन इंडिपेंडेंस पे होगी, तो ये भी फेस्टिवल होगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा काउंसलेट जैसे इस महीने हम योगा डे मनाएंगे, तो इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे भी एक पार्ट हो गया सेलिब्रेशन के। तो बेसिकली ये सेलिब्रेशन है कि आप भारत 75 साल में क्या अचीवमेंट्स है, तो कल्चरल म्यूजिकल हेरिटेज तो एक एस्पेक्ट हो गया, इसके अलावा हम अदर एस्पेक्ट्स को भी दिखाना चाहते हैं ताकि डेवलपमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक फील्ड, इकोनॉमिक अचीवमेंट, साइंटिफिक अचीवमेंट, सो वेरियस थीम्स पे हम ये सेलिब्रेशन करते हैं और करेंगे। इकोनॉमिक एजेंडा, ट्रेड एजेंडा, कल्चरल एजेंडा, फिर ये बेसिकली जैसा मैंने बताया कि जन भागीदारी के ये सेलिब्रेशन होगा। काउंसलेट अपने आप तो कर नहीं सकता, सो दैट्स व्हाई वी आर पार्टनरिंग विद पीपल इन आवर एरिया, ऑर्गेनाइजेशन इन आवर एरिया इन दिस सेलिब्रेशन, और काफ़ी सहयोग मिल रहा है लोगों का। मुनीष जी, काफ़ी देर से ये बात चल रही थी कि किसी विश्वविद्यालय में इंडिया चेयर स्थापित की जाए। आपने रिसेंटली एक MOU साइन किया है SFU के साथ। आप अभी रिसेंटली फ्यू डेज अगो वी साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने साइन की साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी से, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन एक प्रोफेसर भेजेगा जो कि इंडियन स्टडीज़ के लिए, और ये दिस चेयर विल फंक्शन अंडर ओवरऑल पार्टनरशिप ऑफ ICCR एंड SFU। ये चेयर 3 to 6 मंथ्स के लिए इंडियन स्टडीज़ कोई थीम पे क्लासेस लेंगे, प्रोफेसर की नियुक्ति होगी यहाँ पे, और दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज इट विल स्ट्रेंथन अंडरस्टैंडिंग इन स्पेशली एजुकेशन सेक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे दोनों देशों के बीच में। और ये प्रोफेसर के आने से जो इंडियन स्टडीज़ की पढ़ाई में इसमें भी बढ़ावा मिलेगा। तो कनाडा में ना सिर्फ वैंकूवर में बट अदर प्रोविंसेस में भी हम इंडिया चेयर की इस्टेब्लिशमेंट पे काम कर रहे हैं। 2 चेयर हम अल्बर्टा में भी आएगी, फिर अदर ईस्टर्न कनाडा में भी कुछ जगहों पे चेयर स्थापित होगी, तो इससे बढ़ावा मिलेगा इंडियन स्टडीज़ को। और ख़ासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के दोनों कंट्रियों के बीच काफ़ी संबंध है। आपको शायद पता होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट, एक ये 60 years ओल्ड संस्था है जो कि भारत और कनाडा दोनों में है। इसमें दोनों तरफ के यूनिवर्सिटीज़ भी इसके मेंबर्स हैं, तो इसके थ्रू भी एजुकेशनल एक्सचेंजेस होती है। लेकिन ये पहली बार कंसर्टेड एफर्ट हो रही है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस की शॉर्ट टर्म चेयर्स लाएं, और जो यूनिवर्सिटी जिस एरिया ऑफ स्टडीज़ में चाहते हैं इंडियन स्टडीज़ में, उसके एक्सपर्ट आके फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स को एक सेमेस्टर पढ़ाई करेंगे। मनीष जी, आखिर में आप हमें देखने वाले और सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कहा कि मैं काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया इज़ your representative here from India, so we always work with you very closely. So if you have any issues, any suggestions to us, please feel free to reach out to us, whether in consular area or cultural area, and we will always be there to listen to you and improve our services. And be proud of your country of your origin, and you are a real link between India and Canada, and we are very proud of the achievements of diaspora here, and we look forward to working with you very closely, especially let's partner together to celebrate this special occasion of India's 75th anniversary of independence, what we call Azadi Ka Amrit Mahotsav. So we look forward, and I'm always there. You can a phone call away or a mail away, and you can also reach out through direct means or through people like you, Red FM and other team. So thank you very much for having me on your show. And मनीष जी, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू।